हाँ जी प्यारे बच्चों, चलिएगा। तो आज का जो सेशन है उसको अपन लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, आज अपनी पहली लाइव क्लास है और इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन लोग सीनियर सेकेंडरी का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन दोनों को अपन साइमल्टेनियसली साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है ना। एक क्लास जो है वो आप लोगों की थ्योरी क्लास होने वाली है। ठीक है, थ्योरी क्लास के अंदर एक आपकी सीनियर सेकेंडरी की क्लास और एक क्लास आपकी जो है वो ग्रेजुएशन की होने वाली है। सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों को अपन साथ के साथ में लेकर के चलेंगे और हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे और जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक चीजों को अपन लेकर के जाएंगे। बस अपने को अपनी जो कंटिन्यूटी है ना उसको बरकरार रखना है। ठीक है ना, कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है। जो आपको पढ़ाया जाए उसे डेली की डेली हम लोगों को पढ़ना है, डेली की डेली हम लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें स्टार्ट करेंगे और डेली आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस सीट आपको दी जाएगी। टीपीपी प्रोग्राम जो है वो अपन का इस बार जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जो भी अपन कंटेंट आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जो भी आज पढ़ाएंगे उसके लेवल पर, उसके आधार पर आप लोगों को एक डीपीपी जो है वो दी जाएगी। उस डीपीपी का जो प्रैक्टिस है वो आप लोग अच्छे से करना है। ठीक है, और धीरे धीरे अपना जो प्रैक्टिस क्लासेज हैं, रिवीजन क्लासेज हैं, वो सारी शेड्यूल के तहत ऑटोमेटिक चलेंगी। तो सबसे पहले अपना जो सबसे बेसिक टॉपिक है जहां से अपना सिस्टम स्टार्ट होता है, सेट थ्योरी। इस सेट थ्योरी को अपन लोग स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी को अपन लोग समझते हैं कि सेट थ्योरी क्या कहती है। तो सेट थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट इज द सेट। सेट कहते किसको हैं? सेट बोले तो समुच्चय। टर्म्स जो है उन दोनों को अपन बाइलिंगुअल लेकर के चलेंगे। दोनों भाषा में जो है मैं बोलूंगा, एक भाषा में मैं लिख दूंगा, दूसरी भाषा में मैं आप लोगों को बोल दूंगा। तो वो सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके माय डियर। तो यहाँ सबसे पहले अपन सेट को समझते हैं कि व्हाट इज द सेट। सेट है क्या चीज? ठीक है, तो सेट जो कहा जाता है, ये सेट कहा जाता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है माय डियर? सेट कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में बोलें तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसे क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। गुड मॉर्निंग कमलेश भैया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू माय डियर? ठीक है, तो आवाज प्रॉपर आ रही है कमलेश भैया? इज दैट एवरीथिंग क्लियर? पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो लेवल जो है वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? एक बार मुझे बता दें ताकि कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, अब इस सेट के अंतर्गत क्या होता है? किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कब कहा जाता है? उसे सुपरिभाषित कब कहा जाता है? एक जो कलेक्शन है वो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड कब होता है? ठीक है, ये बात अपन को समझनी है। वो सुपरिभाषित कब होता है? सुपरिभाषित कलेक्शन वो तब होता है जब उस कलेक्शन के बारे में सभी की ओपिनियन एक जैसी हो। यदि किसी कलेक्शन के बारे में सभी की ओपिनियन एक जैसी है, सभी की राय एक जैसी है, तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है मेरे भाई? सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। ठीक है ना। जैसे अपन यहाँ पे बात करें, आप लोगों से कहा जाए भारत के सभी राज्यों का संग्रह, भारत के सभी राज्यों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ऑल स्टेट्स का कलेक्शन, भारत के सभी राज्यों का संग्रह। अब भारत के सभी राज्यों का संग्रह अगर करवाया जाए तो भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 29 जो भी राज्य हैं, सबकी लिस्ट में वही नाम आएंगे।
ठीक है ना। समुच्चय को एक तरह से आप लिस्ट बोल सकते हो, समुच्चय को एक तरह से क्या बोल सकते हैं, लिस्ट बोल सकते हैं। जो लिस्ट है कोई सेट है। अब अपन लिस्ट बनाते हैं तो लेकिन वो लिस्ट सभी की एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो लिस्ट जो है वो उस लिस्ट को किसी भी व्यक्ति से बनवाओ, किसी भी पर्सन से उस लिस्ट को बनवाया जाए, हर व्यक्ति के द्वारा बनाई गई वो लिस्ट क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तब उस लिस्ट को क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। अब ये भारत के राज्यों का जो कलेक्शन है आप किसी भी व्यक्ति से करवा लो, ठीक है ना, घर के व्यक्ति से, बाहर के व्यक्ति से, क्लास के व्यक्ति से, ठीक है ना। तो जितनी भी स्टेट्स हैं सबके नाम वो के वही आएंगे, किसी का आगे हो जाएगा, किसी का पीछे हो जाएगा, लेकिन सभी की ओपिनियन इसके बारे में क्या होगी, एक जैसी होगी। तो सभी की ओपिनियन इसके बारे में एक जैसी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन आप लोगों का कैसा है, सेट है। इस कलेक्शन को आप लोग क्या बोलोगे, सेट बोलोगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें, एक और एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का, अंग्रेजी वर्ष के महीनों का संग्रह, अंग्रेजी वर्ष के महीनों का संग्रह। अंग्रेजी वर्ष के महीनों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन इंग्लिश ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल जे। जे लेटर से जो मंथ हमारे स्टार्ट होते हैं उन महीनों का कलेक्शन बनाइए। अब किसी भी व्यक्ति से इस कलेक्शन को तैयार करवाइए जो किससे स्टार्ट होते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले अंग्रेजी वर्ष के महीनों का संग्रह आप लोग तैयार करवाओ, और ये संग्रह आप किसी से भी तैयार करवा लो। ये जो संग्रह है, ये संग्रह आप लोग किसी से भी तैयार करवा लो। तो जनवरी जे से स्टार्ट होने वाले जो महीने हैं वो कौन कौन से महीने हैं, ये आपके पास आ जाएंगे। जनवरी आ जाएगा, JANUARY। जनवरी के बाद फरवरी स्टार्ट नहीं होता, मार्च स्टार्ट नहीं होता, अप्रैल स्टार्ट नहीं होता, मई नहीं होता। इसके बाद कौन आ जाएगा, आपका जून आ जाएगा। जून के बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कोई भी नहीं है। तो अब किसी भी व्यक्ति से ये कलेक्शन तैयार करवा लीजिएगा, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो, हर व्यक्ति का ये कलेक्शन सेम ही मिलेगा। उस हर व्यक्ति के कलेक्शन में ये 3 नाम ही मिलेंगे। अब कोई नाम पहले आएगा, कोई नाम बाद में आएगा, फर्क इतना सा पड़ेगा। कोई नाम जो है वो पहले आएगा, कोई नाम जो है वो बाद में आएगा, केवल इतना फर्क पड़ेगा, बाकी सबका कलेक्शन होगा एक जैसा ही। तो ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। और जब ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होगा तो इस कलेक्शन को क्या कहा जाएगा मेरे भाई, इस कलेक्शन को कहा जाएगा सेट। इस कलेक्शन को क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि 5 अच्छे फलों का संग्रह लिखिए, ठीक है ना। अभी मैं इसका जो बेस है उसको समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं, ताकि हर व्यक्ति को अपन साथ में लेके चल सकें। 5 अच्छे फलों का क्या कीजिए, संग्रह कीजिए। 5 बेस्ट फ्रूट्स का कलेक्शन कीजिए। तो 5 बेस्ट फ्रूट्स का कलेक्शन क्या सबका एक जैसा होगा क्या, बताइए। क्या सभी व्यक्तियों की नजर में अगर अपन अब सबसे कहा जाए, आप सब लोगों से कहा जाए अपनी अपनी कॉपी में 5 बेस्ट फ्रूट्स के नाम लिखिए, तो क्या सबकी कॉपी में 5 बेस्ट फ्रूट के नाम सेम आएंगे क्या, बताओ मुझे, ठीक है ना। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में 5 बेस्ट फ्रूट लिखो और सोचिए क्या सभी की कॉपी में 5 बेस्ट फ्रूट्स के जो नाम आएंगे, 5 बेस्ट फ्रूट्स के जो नेम आने वाले हैं, क्या सबकी कॉपी में एक जैसे आएंगे, यस और नो। सबकी कॉपी में 5 बेस्ट फ्रूट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे क्या, नहीं होंगे। अब किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को पपीता बढ़िया लगे, कोई को केला बढ़िया लगे, कोई को अमरूद बढ़िया लगे। तो हर व्यक्ति का जो टेस्ट है वो क्या है, अलग अलग है। हर व्यक्ति का टेस्ट क्या है, अलग अलग। तो ये कलेक्शन हर व्यक्ति का क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। और जब ये कलेक्शन हर व्यक्ति का अलग अलग मिलेगा तो ये कलेक्शन जो है ये सेट नहीं होगा।
ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन क्या नहीं होगा, सेट नहीं होगा। इसको, इस कलेक्शन को अपन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे। ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। किसी भी संग्रह को सुपरिभाषित संग्रह कब कहते हैं? सुपरिभाषित संग्रह उसे तब कहा जाता है जब उस कलेक्शन के बारे में, उस संग्रह के बारे में सभी की ओपिनियन क्या हो, एक जैसी हो, सभी की राय जो है वो एक जैसे हो। क्यों माय डियर, सही है बात? हाँ या ना? ठीक है, अपने जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देते जाएं, ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि मेरी जो बात है वो आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए चीजें इंटरेक्टिव वे में जरूर चलनी चाहिए। यस नो में जो है वो जवाब आप लोगों के मुझे मिलते रहने चाहिए, ताकि मैं आपकी बातों को समझ पाऊं और ये मुझे पता लग पाए कि आप में से कौन कौन जो है वो एक्टिव है और कौन एक्टिव नहीं है। ठीक है, ओके माय डियर, चलिएगा। तो 5 बेस्ट फ्रूट्स का जो कलेक्शन है, ये यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी के बाद में अगर मैं आप लोगों से एक और जानकारी चाहूं, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है, ये सेट है कि नहीं है, बताइए। यस और नो में जवाब दीजिएगा फटाफट। दिस कलेक्शन इज सेट और नॉट। इस कलेक्शन को आप लोग सेट मानोगे कि नहीं मानोगे? आप सब लोगों से कहा जाए कि अपने अपनी कॉपी में जो सबसे खतरनाक जानवर हैं, उन सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाइए। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का क्या बनाइए आप लोग, कलेक्शन बनाइए। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन है वो सेट होगा कि नहीं होगा, से आप लोग सेट बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ या ना? दिस कलेक्शन इज सेट और नॉट। ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन आप लोगों का सेट है कि नहीं है, हाँ या ना माय डियर? ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं है। कमलेश भैया, ठीक है, एक्टिव रहें एक तो अपन सब लोग, ठीक है ना, और आप लोग के जो रिप्लाईज हैं वो मुझे बराबर मिलते रहें। ठीक है, सेट फाइनाइट, सर फाइनाइट नहीं है। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ पर ये चीज नहीं समझ रहे कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अभी केवल बात इतनी सी हो रही है, दिस इज सेट और नॉट, ये समुच्चय है कि नहीं है, इतनी बात कर रहे हैं। फाइनाइट है कि नहीं है इसकी बात तो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, वो तो टाइप ऑफ सेट है, सेट होगा तो फाइनाइट या इनफाइनाइट की बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करें कि खतरनाक जानवरों का कलेक्शन सेट है कि नहीं है। सबकी नजर, देखो ये जो लिस्ट है ये सबकी नजर में एक जैसी नहीं होगी। अब किसी को मान लो छिपकली से डर लगता है तो कोई की नजर में तो छिपकली डेंजरस एनिमल है और कोई की नजर में नहीं है। अब कोई को कोबरा से डर लगे, अब जे को कोबरा से डर लगे, बाकी नजर में तो ये डेंजरस एनिमल है, लेकिन जो सांप पकड़वा रहे हैं, सपेरे हैं, इनको बात से डर थोड़ी लगे, सट देनी पकड़ लें बाबू, तो उनकी नजर में वो डेंजरस एनिमल नहीं है, तो उनकी लिस्ट में वो नहीं आएगा। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल की अगर लिस्ट बनाओगे तो क्या सबकी लिस्ट एक जैसी बनेगी? क्या सबकी लिस्ट एक जैसी नहीं बनेगी। तो ये कलेक्शन हमारा क्या नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। और वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो इसे सेट नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले अपन को बात यही समझनी थी कि सेट होता क्या है, सेट कहते किसको है। तो ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई, व्हाट इज द सेट। सेट कौन होगा, सेट किसे कहा जाएगा? सेट कहा जाएगा जिस कलेक्शन के बारे में, एक कलेक्शन को सेट कहेंगे, और कौन से कलेक्शन को? जो वेल डिफाइंड होगा। और वो वेल डिफाइंड कब होगा? जब उस कलेक्शन के बारे में सभी की ओपिनियन एक जैसी हो। जब उस कलेक्शन के बारे में सभी की ओपिनियन क्या होगी, एक जैसी होगी, तो उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अब बात आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण जो है वो कैसे कैसे करते हैं।
सेट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी विधि होती है इसके लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एक सेट को कैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां कौन कौन सी है। तो समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। A set is represented by two methods. Number one, रोस्टर विधि, जिसे हम सूचीबद्ध रूप भी कहते हैं। रोस्टर विधि जिसे हम लोग क्या भी कहते हैं, सूचीबद्ध रूप भी कहते हैं, रोस्टर मेथड। ऑब्लिक टेबुलर फॉर्म। नंबर एक क्या होता है, रोस्टर विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले समुच्चय को हम निरूपित करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर विधि से टेबुलर फॉर्मेट, एक लिस्टिंग मेथड होता है। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। वन बाई वन एक एक करके दोनों को समझेंगे अपन। समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा हमारे पास कौन सा मेथड होता है, समुच्चय निर्माण विधि होता है, जिसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, लिख दिया सब लोगों ने यहां तक। सबसे पहला मेथड तो कौन सा हो गया, रोस्टर मेथड, सूचीबद्ध रूप, टेबुलर फॉर्म। दूसरा मेथड हो गया हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, रोस्टर रूप। रोस्टर फॉर्म, इस फॉर्मेट में सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले तो अपन यहां पर एक बात अच्छे से ये समझ लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से पहले नोट डाल करके एक बात यहां पे और लिख दें। समुच्चय को सामान्यतया समुच्चय को सामान्यतया अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जनरली। एक सेट को इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट को जनरली किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेट को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से जनरली इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप में जो समुच्चय के अवयवों में वो लिखा जाता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, रोस्टर फॉर्मेट में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली उन सारे एलिमेंट को मजले कोष्टक में कॉमा लगा लगा करके लिखा जाता है। मजला कोष्टक बोले तो करली ब्रैकेट। ठीक है ना, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, मजले कोष्टक में लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है, कॉमा लगा लगा करके लिखा जाता है। तो इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, इस विधि में
समुच्चय के अवयवों को धनु कोष्ठक, मंझले कोष्ठक को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? धनु कोष्ठक। और अंग्रेजी भाषा में इसको कहा जाता है करली ब्रैकेट। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? करली ब्रैकेट। समुच्चय के अवयवों को धनु कोष्ठक में कॉमा लगाकर लिखा जाता है। इन दिस मेथड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन करली ब्रैकेट विद कॉमाज। इस मेथड के अंतर्गत सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा करके लिखा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट विद कॉमाज। ठीक है। दूसरी बात यहां पर ये ध्यान रखनी होती है, मंझले कोष्ठक के अंदर तो लिखेंगे, कॉमा लगा करके लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां अवयवों को रिपीट नहीं करते। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। किसी भी अवयव को हमें क्या नहीं करना है? रिपीट नहीं करना है। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना। यहां अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यहां अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि, ठीक है ना, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। यहां अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन दिस मेथड। ठीक है। नंबर 3 बात, 2 बात हो गई। मंझले कोष्ठक में लिखना है, कॉमा लगा करके लिखना है, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तीसरी बात जो यहाँ पर विशेष बात है वो ये है कि इनका क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। कौन से एलिमेंट को आप पहले लिख रहे हो, कौन से एलिमेंट को आप बाद में लिख रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एलिमेंट को आप पहले लिख सकते हो, किसी भी एलिमेंट को आप लोग बाद में लिख सकते हो। ठीक है ना। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस मेथड। यहां अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। यहां अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। यहां अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस मेथड। इस मेथड के अंतर्गत एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो कतई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी एलिमेंट को आप लोग पहले लिख सकते हो, किसी भी एलिमेंट को आप लोग बाद में लिख सकते हो। ठीक है। एक एग्जाम्पल से इस चीज को अपन लोग समझते हैं। ठीक है। अभी थोड़े से बेसिक एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब अपन एक बार कंटेंट तैयार हो जाएगा, बेस हम लोग बना लेंगे, तो हर तरह के क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर शामिल करेंगे। ठीक है। पीवाईक्यूज भी शामिल करेंगे जो पहले आरपीएससी के अंदर पूछे गए हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। उन पीवाईक्यूज को भी अपन शामिल करेंगे जो जेई मेंस के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है ना। आईआईटी जेई का जो लेवल है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर लेकर के चलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हर एग्जाम्स के अंदर जो है वो कंपटीशन बदल रहा है। ठीक है ना। तो हर तरह के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो यहाँ पर अपन बराबर लेकर के चलेंगे। टीजीटी, पीजीटी, मतलब सेट थ्योरी जहां भी पूछा जाता है ना, जिस भी लेवल पे सेट थ्योरी पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उस हर लेवल की प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पर कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक। ओके माय डियर। तो सबसे पहले एक बार अपन जो बेस है वो अपन सब लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसको अपन लोग तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या समझना है, जैसे एग्जाम्पल दिया, राजस्थान एक वर्ड आपको दिया, राजस्थान, और इस वर्ड के लेटर्स का कलेक्शन अपन को यहाँ राजस्थान शब्द के अक्षरों का कलेक्शन। राजस्थान शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब राजस्थान शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखना है। अब इस सेट का नाम दे दिया अपन ने कोई भी, कैपिटल ए। समुच्चय को जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो
अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से उसको निरूपित किया जाता है। इसमें सारे अवयवों को अपन कैसे लिखेंगे, मंझले कोष्टक में लिखेंगे, और मंझले कोष्टक में कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा लगा करके लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले आर आ गया, आर के बाद ए आ गया, ठीक है, ए के बाद जे आ गया, अब जे के बाद अगेन ए आ रहा है, अगेन ए आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं करते हैं, किसी भी अवयव की यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी, एक अवयव को एक ही बार लिखा जाएगा, किसी भी अवयव की यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो ए स्मॉल ए को पहले लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पर कौन हो गया, एस आ जाएगा, फिर आपका टी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, ए पहले आ गया। अब इसमें एलिमेंट्स को आप इधर उधर भी लिख सकते थे, किसी भी एलिमेंट को आप लोग पहले लिख दो, किसी भी एलिमेंट को बाद में लिख दो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये तरीका आप लोगों का क्या कहलाता है मेरे भाई, इस तरीके को हम लोग कहते हैं रोस्टर रूप, ठीक है ना। तो रोस्टर रूप समझ में आया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से। ठीक है, सेट की डेफिनेशन, सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था, पहला तरीका रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखा जाता है, कॉमा लगा लगा करके लिखा जाता है, किसी भी एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर रिपीट नहीं करते हैं। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई, हाँ या ना, फटाफट से मुझे जवाब दें, आप लोग के जवाब मिल जाएं तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, ठीक है ना, ताकि हर व्यक्ति का मुझे पता लग जाए कि हाँ आप लोग तक बात पहुंच गई है। क्लियर, चलिएगा अब यहां पर एक विशेष चीज इसके अंदर समझते हैं, विशेष बात अपन यहां पर समझें, हैशटैग लगा करके अपन इस बात को लिखेंगे, कोई एलिमेंट समझ के अंदर है कि नहीं है, उस बात को कैसे समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है। एक अवयव है जो सेट के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर वो सेट के अंदर है तो उसे अपन गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, और सेट के अंदर नहीं है तो उसे गणित की भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोनों चीज अपन यहाँ पर समझते हैं, दोनों बातों को अपन लोग यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखें, यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है, यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है तो इसे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो हमने लिखा है स्मॉल ए बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ा जाता है ऐसे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। अगर स्मॉल ए सेट कैपिटल ए का एलिमेंट है, इफ स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। और अगर ये सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसको अपन क्या करेंगे, ये जो बिलोंग्स टू का चिकान बनाया है आपने, इस बिलोंग्स टू के चिकान को क्या कर दो, मिटा दो, ठीक है। अगर यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव नहीं है तो इसे स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इसे स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए द्वारा दर्शाया जाता है। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ये समुच्चय कैपिटल ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है, स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए द्वारा दर्शाया जाता है। तो फिर इसको दर्शाएंगे अपन इस तरीके से, ओके माय डियर। यदि स्मॉल ए सेट कैपिटल ए का एलिमेंट है तो इसे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए द्वारा दर्शाएंगे, और यदि स्मॉल ए सेट कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है तो इसे स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए द्वारा दर्शाया जाएगा। पक्की बात। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, अभी अपन ने सेट लिखा कैपिटल ए बराबर, कोई भी एलिमेंट लिख दिया मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय,
सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स आते हैं उन लेटर्स का अपन ने यहाँ पर एक कलेक्शन बना दिया, ठीक है ना, उनका अपन ने यहाँ पर ये मामला लिख दिया। अब सेट इसके अंदर आया, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ई फिल इन द ब्लैंक कैपिटल ए। अब फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या भरना है, या तो बिलोंग्स टू भरना है या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। एक हमने लिखा स्मॉल एक्स फिल इन द ब्लैंक कैपिटल ए, ठीक है। नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा फाई डॉट 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 कैपिटल ए, ठीक है। नंबर 4 यहाँ पे लिखा हमने यू डॉट 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 कैपिटल ए। अब पहले में क्या आएगा बताओ, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू? स्मॉल ई डॉट 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 कैपिटल ए लिखा हुआ है। अब स्मॉल ई डॉट 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 कैपिटल ए लिखा हुआ है तो इसमें क्या भरोगे, बिलोंग्स टू भरोगे या डज नॉट बिलोंग्स टू भरोगे? क्या लिखा जाएगा इसके अंदर? स्मॉल ई डॉट डॉट ए, इसके अंदर बिलोंग्स टू लिखा जाएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू लिखा जाएगा मेरे दोस्त? स्मॉल ई सेट कैपिटल ए के अंदर मौजूद है कि नहीं है? अब स्मॉल ई सेट कैपिटल ए के अंदर प्रेजेंट है तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें भरेंगे अपन बिलोंग्स टू। अगर ये सेट के अंदर मौजूद है ऐसे के ऐसे ही, तब तो आएगा बिलोंग्स टू। और ये स्मॉल एक्स इसके अंदर कहीं दिख रहा है क्या? स्मॉल एक्स इसके अंदर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है स्मॉल एक्स सेट कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फाई डॉट 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 ए, क्या फाई सेट कैपिटल ए का एलिमेंट है क्या? फाई को सेट कैपिटल ए का एलिमेंट मानोगे क्या, बताओ आप लोग? तो फाई सेट कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है। कहीं इसमें फाई दिख रहा है क्या आपको? कहीं भी आपको फाई नजर नहीं आएगा, और कहीं भी फाई नजर नहीं आएगा तो ये फाई सेट ए का एलिमेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। स्मॉल यू डॉट डॉट ए, इसके अंदर कहीं स्मॉल यू दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, एक और चीज यहां पर आपसे पूछूं, ठीक है। ए कॉमा ई डॉट 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 कैपिटल ए, क्या भरोगे? इसमें जवाब आना चाहिए सब लोगों का। कमलेश जी जवाब आना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? इसके अंतर्गत क्या भरोगे, फटाफट से भर के बताइए मुझे। क्या आप लोग यहाँ पर लिखने वाले हो? क्या आंसर आप लोगों का यहाँ पर आने वाला है? ए कॉमा ई डॉट डॉट ए, बिलोंग्स टू भरोगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू भरोगे? बताओ, जवाब फटाफट से दे दिया करो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कहीं कोई बात समझ में? कमलेश जी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही माय डियर? चलिएगा, तो यहां अब देखो ये जो ब्रैकेट है ए कॉमा ई, ठीक है ना, तो यहां ए कॉमा ई ब्रैकेट, अब ये इस सेट के जो एलिमेंट है ना वो आपको इस सेट में नजर आ रहे हैं। ए में सेट कैपिटल ए में ए है, ई है, लेकिन ये पूछ रहा है ए कॉमा ई का जो पूरा सेट है, मजले कोष्टक के अंदर लिख दिया, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये सेट हो गया। अब ये सेट हो गया तो ये पूरा का पूरा सेट ए के अंदर मौजूद है क्या? नहीं है। ए अलग से मौजूद है, ई अलग से मौजूद है, लेकिन ए और ई का सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है। तो यहां पर आप लोगों को क्या भरना पड़ेगा मेरे भाई? यहां भरना पड़ेगा आप लोगों को डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या चीज लिखेंगे अपन यहां पर? डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे, पक्की बात।
तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये हमारा मेथड जो है, ये मेथड हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, ये मेथड हो गया हमारे पास सेट रोस्टर फॉर्मेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है, सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा तरीका हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्मेट। ठीक है ना। नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, इसे कहा जाता है समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। इसमें लिखने के लिए क्या तरीका होता है, यहां कोई भी सेट को लिखना है a इजिकल टू, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो अपन x लिखते हैं। इसका मतलब है ये सेट x के मानों का सेट है, x की वैल्यूज का सेट है ये। इसका सबसे पहले हमने x लिखा, इसका मतलब क्या है, ये x के मानों का सेट है। एक समीकरण टाइप में यहाँ पे लिखा जाता है, एक प्रॉपर्टी टाइप में लिखा जाता है, और फिर यहाँ सेमी कॉलन लगा देंगे। कभी कभी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इसकी जगह पे एक डंडा खींच के लिख देते हैं। ठीक है, सीधा डंडा बना देते हैं, वो भी आपको मिल जाता है। और फिर यहाँ पर एक ऐसी गुणधर्म लिख देते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो x को सेटिस्फाई करती है, px। ठीक है ना। अब px एक गुणधर्म है, जहां px क्या है, एक गुणधर्म है जिसे स्मॉल x सेटिस्फाई करता है। और उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जो x के मान होंगे, वही तो समीकरण के मूल कहलाएंगे, उनको ही तो अपन इक्वेशन के रूट्स बोलेंगे, है कि नहीं। और जो इक्वेशन के रूट होंगे वो x के मान होंगे, वो उनका ही सेट बन जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे बात करें, अपन को एक सेट दे दिया कैपिटल A बराबर, क्या दे दिया, 5, 25, 125, 625। ये अपने को एक सेट दिया गया, अपने को एक सेट क्या दिया गया यहाँ पर, 5, 25, 125, 625। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, इस सेट के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। अब इस सेट के अंदर जब 5 एलिमेंट है, तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने x लिख दिया। अब यहाँ पे या तो एक 2 बिंदी लगा दो, डबल बिंदी। अब डबल बिंदी नहीं लगाओ तो इस तरह से एक डंडा खींच दो, डबल बिंदी नहीं लगाओ तो इस तरह से क्या खींच दो, एक डंडा खींच दो, एक डंडा खींच सकते हैं इस तरीके से अपन। अब यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है कि उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले x के मान निकाले जाएं, तो वो यही आने चाहिए, ना तो इनसे ज्यादा आने चाहिए, ना इनसे कम आने चाहिए। अपने को एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखनी है कि उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले x के मान अगर निकाले जाएं, तो वो मान केवल और केवल, ये 4 है ना, तो केवल ये 4 वैल्यूज ही आनी चाहिए, ना तो इनसे ज्यादा मान आने चाहिए, ना इनसे कम मान आने चाहिए। ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे, अब ये सारे के सारे मान जो है ना, ये x इजिकल टू 5 की पावर n है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है। अपन को इनमें लॉजिक देखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि किस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहे हैं, किस प्रॉपर्टी के तहत ये सारे मान चल रहे हैं। ठीक है। तो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। तो x इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है, x इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर n। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में तो n को मान 5 भी धर सको, 6 भी धर सको, 10 भी धर सको, -1 लिख दियो तो 1/5 भी x को मान आ जाएगा, पर बेमान यहाँ में है का नहीं है,
हमने कई बात बोली, हमने आपसे यूं कहा कि x के मान वही आने चाहिए जो सेट के अंदर हैं, ये पूरे मान आ जाने चाहिए, ना तो इनमें कोई कम रहना चाहिए ना इनमें कोई ज्यादा होना चाहिए, दोनों ही बात यहाँ पे रहनी चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, तो ये बात अच्छे से आप लोग समझो। तो x इजिकल टू क्या हुआ, 5 की पावर n हुआ। अब x इजिकल टू 5 की पावर n है, तो इसको देखने के लिए एक तो सबसे पहले लगाओ कि पावर जो है ना वह नेचुरल नंबर होनी चाहिए, पावर जो है वो का होनी चाहिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से ई तो कलेश मिट गो कि 1 2 3 4 अटे बटे में मान नहीं धर सको, माइनस में नहीं धर सको, वे कलेश तो मिटा दिए। पर भैया 1 2 3 4 या में तो 5 6 7 8 9 10 ये भी तो धराम आ सके, नहीं, अपन को मान खान तक धरने 5 की घात 4 तक ही है। तो यहाँ अपने को और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि n का जो मान है वो 4 के बराबर या 4 से कम होना चाहिए, ना 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर क्या लिख सकते हो, n लेस देन 5 भी लिख सकते हो, क्या भी लिख सकते हो मेरे भाई, n लेस देन 5 भी यहां पर लिखा जा सकता है। तो अब इस प्रॉपर्टी को यहां हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी लिख दी कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले x के मान अगर निकालोगे तो वो मान केवल और केवल यही आएंगे, ना तो इनसे कोई कम आएगा ना इनसे कोई ज्यादा आएगा। सही है बात, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो तरीका होता है ये तरीका सेट बिल्डर फॉर्मेट कहलाता है, इस तरीके को हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। ठीक है, अब अपने को जैसे हमारे पास था परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब दिमाग में पहले तो परिमेय संख्या क्लियर होनी चाहिए, कई लोग तो इस परिमेय संख्या की डेफिनेशन में ही अस्त व्यस्त रहते हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या को मतलब बहुत से बच्चा तो केवल यूं समझे कि बटे में जो संख्या रहे ने पासे परिमेय संख्या के, केवल बटे वाली संख्या से परिमेय संख्या नहीं के मेरे भाई, परिमेय संख्या होने के लिए वो संख्या p बटे q के रूप में होनी चाहिए, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होनी चाहिए, उसमें अंश भी होना चाहिए, उसमें हर भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात बटे का जो मान है ना वह जीरो नहीं होना चाहिए, बटे में अगर जीरो हुई तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो दो बात समझ में आई, कौन कौन सी, बटे में होनी चाहिए और बटे वालों जो मान है नीचे वालों जो मान है जैसे हर के डिनोमिनेटर के वो मान जीरो नहीं होना चाहिए। फिर बाकी बाद में हमने कहा समझो केवल इतेक होवे से भी बात नहीं बनेगी, जो ऊपर वालों मान है और जो नीचे वालों मान है, जो अंश को मान है और जो हर को मान है, वे दोनों का होने चाहिए इंटेजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अंश का मान पूर्णांक होगा, हर का मान पूर्णांक होगा, तो ही वो परिमेय संख्या होगी। तो इस सेट को क्या लिखा जाएगा, इस सेट के बारे में बात करें तो ये x के मानों का सेट है और x के ऐसे मानों का सेट है कि x इजिकल टू क्या हो, p बटे q के फॉर्मेट में हो, x बराबर p बटे q हो। अब केवल p बटे q होने से वो परिमेय संख्या थोड़ी बनेगी, इसमें दूसरी बात यह है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, बटे का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब इतना बोलने से भी परिमेय संख्या नहीं होनी, इसके अलावा और क्या विशेष बात उसके अंदर होनी चाहिए, इसके अलावा उसमें होना चाहिए कि जो p का मान है, जो उसमें q का मान है वो क्या होने चाहिए, इंटेजर होने चाहिए। जो p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p कॉमा q बिलोंग्स टू z, पूर्णांकों का जो सेट होता है अपन बात करेंगे कि फिक्स सेट कौन कौन से हैं, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि पूर्णांकों का जो सेट होता है, इंटेजर्स का जो सेट होता है वो कैपिटल जेड होता है। तो जब p और q जेड में से होंगे, डिनोमिनेटर का मान जीरो नहीं होगा, ठीक है, और x का मान p बटे q के फॉर्मेट में होगा, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें बोला जाएगा
उनको क्या बोला जाएगा? उनको कहा जाएगा परिमेय संख्या, उनको बोला जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो आज की इस बेसिक क्लास के अंतर्गत, ठीक है ना, बेसिक बात सेट थ्योरी के बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। एक बार फटाफट से जल्दी से सारी स्लाइड्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सेट क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा था? जिसके बारे में सभी की ओपिनियन एक जैसी होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करें, समुच्चय को जनरली किस बात से रिप्रेजेंट करेंगे? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट को दो प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्मेट। ठीक है, रोस्टर फॉर्मेट में कॉमा लगा लगा करके मजले कोष्टक में लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे और जो क्रम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेट बिल्डर फॉर्मेट के अंदर, और जो सेट का स्मॉल ए सेट का एलिमेंट है तो उसे ए बिलोंग्स टू ए द्वारा दर्शाया जाता है, और स्मॉल ए सेट कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है तो उसे स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट, जो प्रॉपर्टी के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो आज इन सारी बातों को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, फिर कल आगे की बातों को जो है इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, और कोर्सेज के बारे में, क्लासेस के बारे में अपने सभी दोस्तों को, अपने मिलने जुलने वालों को भी बताइए आप लोग, ताकि सभी लोग अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ जुड़ सकें। ओके बच्चों, धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आती है तो हेल्पलाइन नंबर मेरा है 8829823301, इस पर आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।